हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th आईसीएससी। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम एंड नर्वस टिश्यू जो था ये कंप्लीट हो गया है। आज जो है वो लास्ट टिश्यू हम लोग कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली मसल्स पढ़नी है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कितने तरीके की मसल्स होती हैं, उनका क्या रोल रहता है, ठीक है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हमें जाननी है क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्लांट बॉडी जो है दैट इज़ नॉन मोडाइल इन नेचर, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो वहाँ तो मसल्स का कोई रोल है नहीं। ठीक है, उनकी बॉडी में तो मसल्स प्रेजेंट होंगी नहीं। लेकिन जो एनिमल बॉडी है दैट इज़ मोडाइल इन नेचर, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो इसीलिए वहाँ पर रोल आ जाता है मसल्स का। आप लोग देख रहे हो कि जो प्लांट बॉडी है उसमें किस तरीके के टिश्यू प्रेजेंट थे, जैसा लाइफस्टाइल उनका है या जैसा वो कंडीशंस फेस कर रहे हैं, है ना। और एनिमल बॉडी में बिल्कुल ही अलग तरीके के टिश्यूज़ प्रेजेंट है ना। जो प्लांट है वहाँ पर आप लोग डेड टिश्यूज़ आप लोगों ने पढ़े थे कि वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए इतनी हार्श कंडीशन से। ऐसे एनिमल बॉडी में जो है लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, एज यू नो दे आर मोर्टेल इन नेचर। ठीक है, तो मोर्टेलिटी शो करने की वजह से वो अपने आप को बचा सकते हैं, कहीं भी शेल्टर ले सकते हैं, इसीलिए तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी। फिर आपने प्लांट बॉडी में देखा उसमें और डिफरेंट तरीके के टिश्यू हैं, डिवीजन का डिपार्टमेंट किसी को दे रखा है, फंक्शन परफॉर्म करने का डिपार्टमेंट किसी को दे रखा है। एनिमल के केस में जो है यहाँ थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। ठीक, यहाँ पर आपने नर्वस टिश्यू देखा जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है एनवायरनमेंट को सेंस करके। प्लांट में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लांट में कोई ब्रेन जैसी कोई चीज़ नहीं है कि वो सेंस कर ले और फिर रिस्पॉन्स दे, इसलिए प्लांट बहुत देर में रिस्पॉन्स करता है। जबकि एनिमल बॉडी जो होती है या एनिमल्स जो होते हैं दे आर टू क्विक इन नेचर, वो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है ना, और एपिथेलियम पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि प्लांट बॉडी की टिश्यूज़ और एनिमल बॉडी के टिश्यू कितने डिफरेंट हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही डेवलपमेंट होगा। ओके, तो अब लास्ट टिश्यू हम लोगों को पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। ये आज कंप्लीट है तो हम आज ही नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। ओके, बहुत लंबा खिंच गया टिश्यूज़। स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े लंबे हैं भाई, जैसे सेल आप लोग जानते हो, काफ़ी क्लासेस ली थी सेल ने क्योंकि बेसिक चैप्टर है। आप लोगों को बायो में अगर सेल ही नहीं पता तो फिर मतलब फिर बात की बायो तो फिर कैसे होगी। ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ जो होते हैं तो दीज आर टू टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स। तो इनिशियल चैप्टर्स रहते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है इसीलिए। तो आगे बढ़ते हैं अब लास्ट मस्कुलर टिश्यू। देखो तो अब यहाँ पर क्या है, मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं इसमें अगेन टिश्यू है तो सेल्स तो आएंगी। ठीक है, तो इनकी जो सेल्स होती हैं उनको आप बोलते हैं मसल फाइबर। सेल को कहा जाता है मसल फाइबर। फाइन, और इनका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट का मतलब जैसे अभी आप लोग लिखोगे, ठीक है, तो ये आप मूवमेंट कर रहे हो। फाइन, तो लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो मतलब चेंज इन प्लेस, ठीक है, तो उसको आप बोल देते हैं लोकोमोशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ हूँ, उसके बाद मैं इतना मैंने डिस्टेंस कवर किया तो ये हो गया लोकोमोशन। तो लोकोमोशन करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। मसल्स की वजह से ही मूवमेंट जनरेट हो पाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी सेल्स में ऐसा क्या है, उनकी सेल्स में एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, यहाँ मैंने वो प्रोटीन दिखा दिए, तो उन प्रोटीन्स को आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से ही मसल्स जो होती हैं वो मूवमेंट जनरेट कर पाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं और मूवमेंट जनरेट कर पाती हैं, और अल्टीमेटली फिर मूवमेंट या लोकोमोशन हो पाता है। ठीक है, तो मसल्स का रोल समझ में आया, उनमें ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से मूवमेंट जनरेट हुई वो समझ में आया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, तो यहाँ पर मसल्स हमारी बॉडी में अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ मसल्स जो होती हैं उनको आप बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, कुछ मसल्स जो होती हैं उनको आप बोलते हैं स्मूथ मसल्स। इनको ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं वो भी हम देखेंगे। कुछ मसल्स जो होती हैं उन्हें आप बोलते हैं
कार्डियक मसल्स। ओके क्लास, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, इनके केस में क्या है कि ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, दे आर कनेक्टेड विद बोन्स। ये बोन्स के साथ अटैच रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई बोन है, इसके साथ जो मसल अटैच्ड होगी उसको आप क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करने का काम कौन सा टिश्यू करेगा? ये बताया गया लास्ट क्लास के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू। जल्दी बताओ कौन सा टिश्यू करेगा? यहाँ पर मसल है, यहीं पर ही बोन है, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने का काम कौन सा टिश्यू करेगा? टेंडन या लिगामेंट? टेंडन, ठीक है। टेंडन कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बोन है और ये कोई हड्डी है, सॉरी ये कोई मसल है और ये कोई बोन है, ठीक। तो इनको ज्वाइन करने का काम जो है वो करता है टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, दे कनेक्ट, सॉरी स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसीलिए इनका नाम स्केलेटल पड़ा। ओके, क्योंकि ये बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वॉलंटरी होती है नेचर में। वॉलंटरी का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, तो वॉलंटरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ठीक है। हमारी विल के अकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको चलना है, यहाँ से वहाँ तक जाना है, ठीक है, या आपको राइटिंग करनी है, या आपको कोई फूड खाना है, या कुछ भी इस तरीके से जो जिसमें आपकी कॉन्शियस विल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस वहाँ उन एक्टिविटीज़ में स्केलेटल मसल्स का रोल आ जाता है। भाई फूड हमने खाया अपने हाथों से, तो यहाँ तो स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है, लेकिन फूड अंदर जाने के बाद अब आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब तो फूड अंदर चला गया, वो अपने आप ही ईजोफेगस उसको पहुंचाएगा स्टमक तक, इंटेस्टाइन में डाइजेशन वगैरह होगा। इस काम में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी विल नहीं चलेगी। आप चाहो कि वो मतलब कैसे भी करके फूड वूड हम बाहर निकाल लें तो वो ईजिली नहीं निकलेगा। तो इसीलिए तो यहाँ आपकी विल चलती है, ठीक है। तो जहाँ विल नहीं चलती वो अब हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ स्मूथ मसल्स रहती हैं। लेकिन जहाँ पर आपके विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है, वहाँ पर कौन सी मसल्स रहती हैं? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो अब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती होंगी? ये हमारी बॉडी में लेग्स में प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी में हैंड्स में प्रेजेंट है, यहीं होती होगी तभी, और हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग ही काम होता है, ठीक है भाई क्लास। तो वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं इनको, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है। स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी स्केलेटल मसल की सेल को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका जो सेल है उस सेल्स के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्राइशंस रहती हैं। स्ट्राइशंस का मतलब होता है, हिंदी में बोल देते हैं धारियाँ, ठीक है। तो ये स्ट्राइशंस रहती हैं, तो उन्हीं स्ट्राइशंस की वजह से इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। जैसे डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, इस तरीके से करके। तो स्ट्राइशंस की वजह से इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। चौथी बात, ये फैटिग्ड मसल्स होती हैं। फैटिग्ड मसल्स का मतलब क्या हो भाई? थक जाती हैं। तो आप देखते हैं, आप बहुत लंबी दूरी अगर तय करें, थोड़ा चलें, ठीक है, या बहुत देर तक लिखते रहें तो थोड़ा दर्द हो जाता है ना हाथों में, पैरों में, तो मसल्स थक गई, ठीक है। कौन सी मसल्स थक गई? स्केलेटल मसल्स थक गई, ठीक है। इसलिए इनको फैटिग्ड मसल्स भी कहा जाता है। यही रीज़न है, क्योंकि उस लेवल का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जितना बाकियों में होता है, अभी बताएंगे। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल्स। याद रखना, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं इसकी जो सेल होंगी बिल्कुल सिलेंड्रिकल होंगी। सिलेंड्रिकल का मतलब सिलेंडर जैसी शेप की दिखाई देंगी कुछ कुछ, ठीक है। और स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, और उसी सेल्स के अंदर आपको कई सारे न्यूक्लियस भी मिलेंगे। एक ही सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों? बता सकते हैं न्यूक्लियस का क्या रोल था? इतने सारे न्यूक्लियस एक सेल में क्यों चाहिए? मैंने ये कहा
कि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसकी सेल्स में, भैया तो हम टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके के आपको बताया, तो उसमें सेल्स भी होंगी ना। तो उसमें जो स्केलेटल मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल सेल है, उसकी सेल कैसी दिखाई देती हैं वो आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर वो सिलेंड्रिकल दिखाई देती हैं, स्ट्राइएशंस उसमें प्रेजेंट होती हैं, और एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल ऐसी सेल दिखाई देती हैं। जब भी आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो अगर ये 3 चीज़ें आपको मिल गई, सिलेंड्रिकल शेप, एलोंगेटेड या सिलेंड्रिकल शेप, स्ट्राइएशंस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन सी मसल है, कौन सी मसल सेल है। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की ज़रूरत ही क्या है, एक सेल इतने सारे न्यूक्लियस क्यों रखे हुए, एक से तो काम चल सकता था। तो आप लोग जानते हो कि न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस में डीएनए है, क्रोमेटिन, याद करो सेल वाला चैप्टर, भाई अभी तो हुआ है, इतनी जल्दी नहीं भूलें, ठीक है, रिवाइज करते रहें प्लीज़। तो यहाँ जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, उस क्रोमेटिन नेटवर्क में डीएनए जैसी कोई चीज़ थी, डीएनए में जीन्स थे, और जीन्स में मैंने आपको स्पेशली रोल बताया था कि वो प्रोटीन भी बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं कि नहीं बनाते, बनाते हैं ना। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो मसल सेल्स हैं उनमें मूवमेंट या लोकोमोशन जनरेट कौन करता है, प्रोटीन्स ही करते हैं, बिना प्रोटीन्स के कैसे मूवमेंट और लोकोमोशन जनरेट होगा। तो यानी कि प्रोटीन्स और जो है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसीलिए कंडीशन कैसी है सेल के अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ताकि मैक्सिमम प्रोटीन्स बन सकें और मूवमेंट लोकोमोशन का काम इजीली हो सके। ठीक है, मैंने वही आपको पहले दिन से बताया कि जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही हमारी बॉडी उस हिसाब से इवॉल्व हुई है, और वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, तो उसने मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रख ली अपने अंदर। ठीक है क्लास, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल्स। ये भी लिखवा दिया जाएगा सब कुछ अभी, तो अभी आप कुछ भी ना लिखें। फिर बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स जो होती हैं दे आर इनवॉलंटरी। अच्छा, ये स्मूथ क्यों है, ये स्मूथ इस वजह से है क्योंकि जब आप इसके सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी स्ट्राइएशंस नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसी धारियाँ नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए स्मूथ मसल्स जो हैं दे आर नेम्ड सो ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्राइएशंस। ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देती हैं, कुछ इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड रहती हैं। मतलब इसकी जो सेल्स हैं वो कैसे दिखाई देंगी, एक न्यूक्लियस होगा यूनी न्यूक्लिएटेड और टेपरिंग एंड्स होंगे। टेपरिंग का मतलब पॉइंटेड एंड्स होंगे, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये थोड़ा ब्रॉड होगा। तो ऐसी शेप को आप बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड का मतलब ब्रॉडर फ्रॉम द सेंटर एंड नैरो फ्रॉम दी या एट दी एंड्स, उस शेप को कहा जाता है स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप्ड इसकी सेल्स रहती हैं। देख रहे हो कोई स्ट्राइएशन यहाँ पर नहीं है, धारियाँ नहीं है, इसलिए उस सेंस में आपने इसको क्या बोला, स्मूथ मसल्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी अब तो समझ गए, ठीक है, तो ये लेग आर्म्स वगैरह में तो नहीं होती होंगी, ये उन जगहों पर होती होगी जहाँ पर आपकी कॉन्शियस विल वर्क नहीं करती, वही इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ईजोफेगस की मूवमेंट हो रही है, फूड पाइप की मूवमेंट हो रही है जिससे खाना अंदर जा सके। ठीक है, मतलब आप लोग जानते हो ना, माउथ तक तो आपके कंट्रोल में, जैसे ही स्वेलोइंग हो गई अब आपके कंट्रोल में उतनी बात नहीं है। ठीक है, तो फूड जैसे ही अंदर चला गया तो उसको आगे पुश करने के लिए, मूव कराने के लिए ये जो ईजोफेगस है या जो अंदर के ऑर्गन्स हैं ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। इसकी वजह से इस पर एक प्रेशर पड़ता है और ये फूड आगे की तरफ पुश होता चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि ये एक ईजोफेगस फूड पाइप बताया, तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने वाली मूवमेंट करेगा और उसकी वजह से ये फूड मॉलिक्यूल जो है आगे की तरफ धीरे धीरे प्रेस होगा, क्योंकि अपने आप तो नहीं जा सकता, सॉलिड है। तो इसीलिए मूवमेंट यहाँ पर जो हो रही है अगेन, उसको कराने के लिए कोई मसल चाहिए होगी, और मसल स्केलेटल तो होगी नहीं यहाँ पे, है ना। तो कौन सी मसल होनी चाहिए? स्मूथ मसल। ठीक है, तो यहाँ जो ईजोफेगस होता है, इसमें ये जो वॉल है ईजोफेगस वॉल, इसके अंदर ही मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स। वो मूवमेंट जनरेट कराती हैं प्रोटीन्स की मदद से,
और फूड जो है वो आगे पास ऑन होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंटरनल ऑर्गन का एक एग्जांपल दिया। ऐसे हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जहाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट वगैरह होती रहती है, ज़्यादातर उनके केस में कौन सी मसल है, स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी ऑर्गन आप ले लो, ईजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसे ही और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनवॉलेंट्री आपको बताया, क्यों बताया वो क्लियर है, स्मूथ बताया वो भी क्लियर है। ठीक है, लोकेशन समझ में आई गई कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तीसरी बात, ये फैटिक लेस मसल है। फैटिक लेस मतलब ये थकती नहीं। ठीक है, ये नहीं थकती। क्यों नहीं थकती? क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी होती होगी इनमें। भाई कोई भी पर्सन कब थकेगा? जब उसमें एनर्जी की कमी होगी या बहुत एक्सेस में एनर्जी होगी। जब उसमें एनर्जी की कमी होगी, तो किसी में अगर एनर्जी की कमी रहती है तो वो नेचुरल है, वो जल्दी थक जाएगा, क्योंकि खाना पीना उतना हो नहीं रहा तो वो जल्दी थक जाएगा। लेकिन वहीं किसी का फूड हैबिट अच्छी है, ठीक है, फूड डाइट वगैरह अच्छी है, तो उसमें एनर्जी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, है ना, तो वो बहुत जल्दी नहीं थकेगा, बहुत देर में थकेगा। तो ये जो मसल्स होती हैं ये फैटिक लेस इसी वजह से होती हैं, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल ना। तो अगर पावर हाउस ऑफ द सेल है तो इट्स नेचुरल कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फूड को यूटिलाइज करके। तो खाना पर पर्सन खा ही रहा है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे हैं ही, बस माइटोकॉन्ड्रिया फटाफट फटाफट ग्लूकोज तोड़ेगा, एनर्जी निकालेगा, और एनर्जी जब इसको मिलती रहेगी तो ये थकेगी ही क्यों? ठीक है, इसीलिए ये फैटिक लेस मसल है। समझ गए भाई सब लोग बात? तो ये बातें आप लोगों को बताई। इन्हें अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोल देते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहा, बताओ? इनको स्ट्राइटेड क्यों कहा था? क्या प्रेजेंट थी? स्ट्राइशंस। वहाँ पर नहीं दिख रही आपको कहीं भी स्ट्राइशंस, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? अनस्ट्राइटेड मसल्स। ओके, फिर लास्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स के केस में, सॉरी, लास्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक वर्ड लगाते हैं हार्ट के लिए, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होती होंगी, इसलिए नाम क्या पड़ा? कार्डियक मसल्स। तो पहले आप लोग इतना लिख लो, मस्कुलर टिश्यू हेडिंग बनाइए भाई, नंबर 3। इसमें लिखो, दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, this tissue is composed of muscle fibers, muscle fibers, ब्रैकेट में मसल सेल्स। ठीक है, आगे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, these cells contain contractile proteins. These cells contain contractile proteins which contract and relax, which contract and relax, due to which movement is produced. ठीक है, जैसे अभी ईजोफेगस का केस आपको बताया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था फिर रिलैक्स कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था रिलैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से मूवमेंट जनरेट हो रही थी और फूड आगे पास कर रहा था। तो these cells contain contractile proteins which contract and relax due to which movement is produced. आगे लिखेंगे मसल्स। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और लिखो भाई, रोल, फंक्शन, फंक्शन। muscles play important role, muscles play important role in, muscles play important role in movement and locomotion.
ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों में फ़र्क आपको पता है। फिर सेंटर में लिखना मसल्स, और ये चार्ट बना लो। स्केलेटल, देन नेक्स्ट स्मूथ, और थर्ड कार्डियक। ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ, थर्ड इज कार्डियक। स्केलेटल में लिख लो connects with bones, hence called skeletal muscles। डेफिनेशन आए तो आप ऐसे ही बना के लिख सकते हैं, द मसल्स विच आर कनेक्टेड टू बोन्स, skeletal muscles। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो 1 2। they are also called involuntary muscles, voluntary muscles आएगा भाई, involuntary नहीं। they are also called voluntary muscles because they are under the थर्ड पॉइंट लिखना है इसी में ही। थर्ड पॉइंट लिखेंगे skeletal muscles are striated muscles because of presence of striations in their cells when seen under the microscope, ठीक है। नंबर 4, these are fatigued muscles। ओके, ये कंप्लीट करिए आप, और इसी के नीचे डायग्राम बना लो स्केलेटल मसल्स का। ये दिखाओ स्ट्राइशंस, ठीक है। यहाँ लिखना सिलेंड्रिकल स्केलेटल मसल फाइबर मतलब वही सेल,
सिलेंड्रिकल स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है। और जगह जगह न्यूक्लियस दिखाइए, ये एक न्यूक्लियस दिखाया है, ऐसे एक और दिखा दो, फिर एक और, ठीक है। यहाँ दिखाएंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी, डायग्राम थोड़ा ढंग का बनाना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और वो क्यों होती है वो आपको बताई दी, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करी जा सके। ये नहीं याद रहता हो तो अपने वर्ड्स में लिख लिया करो। ठीक है, यहाँ लिख लेना मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये लिख लीजिए आप लोग अपने लेवल पे। स्केलेटल मसल्स डन, आगे लिखो। स्मूथ मसल्स, नंबर 1, they are named so because no striations are present in their muscle fiber, ठीक है, कोई स्ट्राइशन नहीं होता इनके मसल फाइबर में, इसीलिए ये स्मूथ है, इसलिए दे आर नेम्ड सो। नो स्ट्राइशंस, इसको अंडरलाइन कर दो। दूसरा, दे आर इनवॉलेंट्री, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अस, हमारे कंट्रोल में नहीं है स्मूथ मसल्स। तीसरी बात लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ आप लोग एक बात और लिखिए, दे आर नेम्ड सो बिकॉज नो स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट इन देयर मसल फाइबर, तो इस वजह से इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, अनस्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है, ये ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना ताकि याद रहे, फिर फुल स्टॉप लगाना। थर्ड बात यहाँ लिखेंगे, दे आर फैटिगलेस मसल्स, दे आर फैटिगलेस मसल्स, फैटिगलेस मसल्स। डायग्राम बना लो स्मूथ मसल्स का। स्केलेटल मसल्स का सारा कुछ वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ स्मूथ मसल्स का लिखा जा रहा है ग्रीन ऑनवर्ड्स। टेपरिंग कर देना, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो गया, एनर्जी अच्छी हो गई तो न्यूक्लियस कम हो गया, ठीक है, वहाँ पर उल्टा है। यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म को आप सर्कोप्लाज्म भी बोल देते हैं, सार्क वर्ड लगाते हैं यहाँ पर मसल के लिए, या आप लोग रहने तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में लिखो, ये आई थिंक सिलेबस में है नहीं। साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ लिख लीजिए स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप आपको बताई दी, नैरो होती है एंड्स पे, ब्रॉडर होती है सेंटर पे, तो स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर,
लिखिए भैया, कंप्लीट करिए, लास्ट करते हैं अब कार्डियक मसल। लास्ट हेडिंग बनाइए कार्डियक मसल। हाँ जी, डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ इसके बाद, नंबर 3। वहीं पर ही अगर स्पेस है तो आप लोग वहाँ भी लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है तो फिर अलग से हेडिंग डाल के लिखो, जैसा आप लोग कंफर्टेबल हो। कार्डियक मसल। तो इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि ये हार्ट में प्रेजेंट होती होंगी, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम पड़ा है कार्डियक। कार्डियो वर्ड लगाते हैं आप हार्ट के लिए, तो इसीलिए दे आर नेम्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो अब मुझे बताओ, ये इनवॉलेंट्री होती होंगी या वॉलेंट्री होती होंगी आप लोगों के अकॉर्डिंग? थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करें, ज़रा बताएं, इनवॉलेंट्री होती होंगी या वॉलेंट्री होती होंगी? हाँ, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे अकॉर्डिंग या हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलती, ठीक है, पता है ना, हर्ट जैसी चीज़ अगर रुक जाए काम करना तो क्या हो जाना है। तो इसलिए कार्डियक मसल्स जो होती हैं दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिजेंबल करती है, मैच करती है स्ट्रक्चर में तो स्केलेटल मसल से, मतलब उसमें अगर धारियाँ वारियाँ प्रेजेंट है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी, तो कार्डियक मसल्स में भी वो चीज़ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में तो मैच करती है स्केलेटल मसल से, लेकिन फंक्शन में मैच करती है स्मूथ मसल से। फंक्शन में कैसे? स्मूथ मसल्स फैटिगलेस थी, थकती नहीं थी, है ना, तो आप लोग देख सकते हैं कार्डियक मसल्स भी फैटिगलेस होती है, वो थकती नहीं है। और ये तो अच्छी बात है, थकती नहीं है, अगर थक जाएंगी तो आप लोगों को पता है क्या होना है, हार्ट फिर कैसे काम करेगा, ठीक है, सर्वाइवल पे क्वेश्चन मांगा जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए कार्डियक मसल्स जो होती हैं दे रिजेंबल विद स्मूथ मसल्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, और विद स्केलेटल मसल्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, बाकी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, वही चीज़ आपको बताई, एक सेल के अंदर एक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और नेचर आपको इनका बता ही दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, मसल टिश्यू कंप्लीट है आपका सारा। इसमें लिखेंगे कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन, लिखो पूरी बॉडी में ही वहीं मिलती हैं और कहीं मत चिपका देना इनको। कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन हार्ट, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। ओके, थर्ड लिखो इसके बाद, सेकंड पॉइंट, सॉरी, सेकंड पॉइंट लिखेंगे these muscles resemble, these muscles resemble with skeletal muscles in terms of structure, in terms of structure, that is striations are found, ब्रैकेट में लिखना, that is striations are found, ठीक है, and resemble with smooth muscles in terms of function, that is fatigue less, fatigue less।
हाँ जी, डन। तो कार्डियक में आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट आपको बताई दिया कहाँ लोकेशन है, दूसरा किससे रिजेंबल करती है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में किससे रिजेंबल करती है। अंडरलाइन ज़रूर करें भाई। डायग्राम और बना लो। ठीक है, ये हो गया कार्डियक मसल्स। इन्हें बोलेंगे इंटरसेलुलर कनेक्शन। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में एक कनेक्शन जिससे फास्ट फास्ट काम हो, क्योंकि हार्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो वही जल्दी जल्दी काम हो और अच्छे से इफेक्टिवली काम हो, इसलिए इंटरसेलुलर कनेक्शन। बनाइए डायग्राम। न्यूक्लियस दिखा दो, ठीक है। कंप्लीट करिए कार्डियक मसल्स, मस्कुलर टिश्यू खत्म। डन। तो आपको तीनों तरीके की मसल्स बता दी जो बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट है और रोल प्ले कर रही है। ओके, जैसे आपने कार्डियक मसल्स की लोकेशन लिखी है, ऐसे स्मूथ मसल्स में लिख लेना। एक पॉइंट ऐड कर लो स्मूथ मसल्स में, ये कहाँ लोकेटेड होती है। फाउंड इन लिखिए, स्मूथ मसल्स में लिखिए लोकेशन, फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है, VISCERAL, विसरल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल ईजोफेगस, ठीक है, स्टमक, ब्लैडर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन जगहों में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। एक्सेट्रा लिखवा दिया, बहुत जगह होती है। और वहाँ पर लिख लो स्केलेटल मसल्स में लोकेशन, फाउंड इन आर्म्स, लेग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वहाँ प्रेजेंट होती है। तो लोकेशन आप जान गए, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कैसा उनकी सेल्स कैसी दिखाई देती हैं, वो भी हमने समझ लिया। आई थिंक अब आप माइक्रोस्कोप में देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये स्मूथ मसल है, ये स्केलेटल मसल है, ये कार्डियक मसल है। ठीक है, तो इस तरीके की शेप भी आपको बता दी मसल्स की। ओके क्लास, तो इसी के साथ आपका टिश्यूज़ चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ओके, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीटेड, चारों एनिमल टिश्यूज डन। तो अब नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, डिफरेंस का क्वेश्चन दिया होगा मैंने, वो कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, होमवर्क है तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं बार बार बोल रही हूँ। और जो टिश्यूज़ हैं इसमें जनरली जैसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो डायग्राम के साथ आपसे डिफरेंस के क्वेश्चन पूछ लिए। सपोज इन तीनों मसल्स में ही डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफरेंशिएट अलॉन्ग विद डायग्राम, तो डायग्राम भी बनवाए गए हैं आपको, डिफरेंस भी हैं। ठीक है, तो डिफरेंस अगर 3 मार्क्स का आता है तो 3 पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। ऐसे 2 मार्क्स का आता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान रख के बढ़िया से आप एक्सप्लेनेशन दो। डिफरेंस को ऐसे टैबुलर फॉर्म में ही दिखाना है
और जो पॉइंट्स हैं उनमें जो मेन चीज़ें उन्हें हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन ज़रूर करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें। डिफरेंस के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी मेरिस्टेमेटिक परमानेंट इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं, या सिंपल कॉम्प्लेक्स या फिर पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा में। तो डिफरेंस के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए पहले आपको सारा कुछ पढ़ना ज़रूरी है। जब पढ़ेंगे तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये ऐसा है और ये वैसा है, ठीक है। तो इसीलिए एक बेसिक क्लैरिटी के लिए पूरा चैप्टर एक बार आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, और फिर डिफरेंस के क्वेश्चन जो हैं वो इजीली हो जाएंगे, ठीक है क्लास। तो ये तो गया है कंप्लीट। अब अगले चैप्टर की आप लोग हेडिंग बनाओ, क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया। हमने इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड लास्ट वन जो अभी कंप्लीट किया हुआ है टिश्यूज़। ओके, ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब नया चैप्टर हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद है आई थिंक फ्लावर, ठीक है। तो आप लोग अगली बड़ी हेडिंग बनाइए फ्रॉम द फ्रेश पेज, द फ्लावर। अगली हेडिंग बनाओ फ्लावर। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं क्या है फ्लावर। फ्लावर समझने के लिए अगेन प्लांट बॉडी, आप लोग अभी कुछ भी नहीं ड्रॉ करें, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको सब लिखवा दिया जाएगा। ओके, तो जैसे ये है ग्राउंड, ग्राउंड तो समझते हो ना, ठीक है। ये हो गया रूट सिस्टम, ये हो गया रूट सिस्टम, ओके। फिर उसके बाद ऊपर है शूट सिस्टम, ऊपर क्या हो गया शूट सिस्टम, फाइन। तो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट कहलाता है शूट सिस्टम। तो इस शूट सिस्टम में आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको स्टेम दिखाई देगा, आपको लीव्स दिखाई देंगी, आपको बर्ड्स दिखाई देंगी, है ना, और आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी, आपको फ्लावर दिखाई देंगे। ऐसा तो नहीं है फ्लावर रूट सिस्टम में होते हैं, किसी ने देखे तो नहीं ना ऐसा कुछ, कोई प्लांट देख लो जहाँ पे रूट सिस्टम में फ्लावर आ रहे हैं। तो फ्लावर जो होगा वो शूट सिस्टम में प्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ पर कोई फ्लावर दिखा देती हूँ। अभी डायग्राम आपको नहीं बनाना, पहले आप लोग समझ लेना, उसके बाद ड्रॉ करना, टाइम दे दिया जाएगा। तो यहीं पर ही कोई फ्लावर दिखा देते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से मैंने फ्लावर दिखा दिया। तो अब ये जो फ्लावर है ये प्रेजेंट है यहाँ लीफ के बगल में। हाँ जी, अब बात करते हैं कि ये फ्लावर होता क्या है। फ्लावर को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि कोई भी प्लांट बॉडी है उसमें हम इतना तो जानते हैं, ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम, ग्राउंड से नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम। लेकिन इसी के साथ जो प्लांट बॉडी होती है उसमें दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट बॉडी में आपको दो तरीके के ऑर्गन्स मिलेंगे। दो तरीके के ऑर्गन्स कौन कौन से, आई थिंक कुछ बच्चों को पता होंगे, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन ऑर्गन्स को आपने दो भागों में बांट दिया। एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना प्लांट का सर्वाइवल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप प्लांट बॉडी में से उन ऑर्गन्स को रिमूव कर दो तो प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स हैं, अगर रूट्स ही हटा दोगे तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा? पानी कौन पहुंचाएगा ऊपर तक, ठीक है, हर एक सेल तक। लीव्स अगर हटा दो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, रिजल्ट आपको मालूम है फिर क्या होना है कि नहीं। ऐसे ही स्टेम का केस, स्टेम हटा दो तो प्लांट को प्रॉपर फिर सनलाइट वगैरह कैसे मिलेगी, वो ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब ऑर्गन जिनके बिना प्लांट का सर्वाइवल नहीं है, उन ऑर्गन्स को आप क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ
रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट इन द सेंस कि ये वो जगह होती होंगी, वो ऑर्गन्स होते होंगे जहाँ रिप्रोडक्शन होता होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके ज़रिए कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है कि नया प्लांट बॉडी उससे जनरेट हो जाए। ये रिप्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि नॉर्मल एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, या जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, जब वो अपने जैसा कोई नया इंडिविजुअल रेडी करता है, ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अमीबा ने अपने जैसे अमीबी रेडी कर दिए, तो इस प्रोसेस को आपने बोला रिप्रोडक्शन, ठीक है। पेरेंट्स हैं, एक कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, तो उनके रिप्रोडक्शन से उन्हीं के जैसे दिखने वाले, मतलब उन्हीं के जैसे, मतलब इन द सेंस कि फीचर्स तो उनके जैसे ही होंगे कुछ हद तक, ठीक है। मम्मी के जो फेशियल फीचर्स हैं या पापा के जो फीचर्स हैं वैसे ही कुछ फीचर्स वो बच्चे भी लिए होगा। तो सिमिलर जो इंडिविजुअल्स क्रिएट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत ज़रूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि खुद सोचो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीशीज़ जो होगी, वो जो पूरी कैटेगरी होगी वो एक्सटेंट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये अमीबा है ये रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दे, तो अभी फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, सिर्फ ये एक एग्जांपल है, ऐसा बिल्कुल हकीकत मत समझ लेना। फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट सपोज 100 करोड़ अमीबा है, ठीक है। तो अभी 100 करोड़ जो अमीबा हैं इन्होंने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, एनी हो कोई भी कंडीशन की वजह से इन्होंने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, तो ये तो हमेशा नहीं रहने वाले, ठीक है, कभी ना कभी तो मरेंगे। कोई इन्वायरमेंटल इशू आ गया है ना, या फूड नहीं मिल रहा, या कुछ भी किसी भी वजह से ये अमीबा ख़त्म होंगे, ठीक है। तो अब ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहे और इनका खुद का भी सर्वाइवल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, तो एक टाइम क्या होगा, इस दुनिया से वो वैनिश हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है, ताकि जो स्पीशीज़ हैं, जो भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कंटिन्यू होता रहे, वो एक तरीके से इस दुनिया को बाय बाय ना बोल दे, अलविदा ना बोल दे, ठीक है। इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। ओके, तो यहाँ जो बात की जा रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो प्लांट बॉडी में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। तो फ्लावर इज़ बेसिकली द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। पूरी प्लांट बॉडी में फ्लावर ही वो जगह होती है जहाँ रिप्रोडक्शन होता है। इसी में रिप्रोडक्शन होने की वजह से सीड डेवलप होता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और सीड के डेवलपमेंट आप जानते हो, फिर सीड डेवलप होगा तो जब आप उसको मिट्टी में बोओगे तो नई प्लांट बॉडी विल जर्मिनेट, नई प्लांट बॉडी आ जाएगी ना, तो वो प्लांट बॉडी इसी के जैसे दिखेगी। अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो जैसे दिखेगी, ऐसा तो है नहीं, लीची जैसे दिखाई दे रही है। तो इसीलिए उस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, रिप्रोडक्शन, ठीक है क्लास। तो प्लांट बॉडी में मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बताई कि 2 तरीके के ऑर्गन्स, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनका क्या रोल है और इनका क्या रोल है वो क्लियर हो गया। और रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये जनरल चीज़ें। तो आप पहले इतनी बातें बेसिक लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे की कहानी, फ्लावर के पार्ट्स, टाइम बचेगा तो पहले आप लोग इतनी बातें लिखिए, बनाइए डायग्राम। और डिफरेंट पेन्स का इस्तेमाल किया करो, बार बार बोलना पड़ता है, कहीं पता चल रहा है ब्लैक और ब्लू से ही काम चला रहे हैं आप लोग। वेजिटेटिव ऑर्गन्स में लिखेंगे द प्लांट पार्ट्स which are essential for what, which are essential for survival, called vegetative organs, called vegetative organs. For example, root, stem, leaves. The organs in plant body where reproduction occurs.
रिप्रोडक्शन अकर्स, कॉमा डाल के लिखेंगे, कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लिखिए भाई, इसको कंप्लीट करिए। The organs in plant body where reproduction occurs called reproductive organs. Example, flower. ठीक है, सीड वगैरह भी लिख सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो सीड फ्लावर वाला सेक्शन है, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है सीड या फिर फ्रूट में। ठीक है, तो उसके यूटिलाइजेशन से आप लोगों को पता है फिर नई प्लांट बॉडी डेवलप होती है, तो उस सेंस में आप लोग लिख सकते हैं। तो पहले प्लांट बॉडी ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ये एक बेसिक सा चार्ट बना लो वेजिटेटिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ओके, अब आगे और लिखो। हेंस फ्लावर इज द साइट ऑफ, फ्लावर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, फ्लावर इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, वो बात अलग है कि फ्लावर जो है वो फ्रेग्रेंटेड होता है, मतलब उसको महक देता है। ठीक है, या फिर वो ब्यूटीफुल होता है, ये सब क्यों होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। उसके पीछे भी एजेंडा रिप्रोडक्शन ही है। क्लियर, कि पॉलिनेशन करवाना है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को बुलाना है। ठीक है, तो उसके लिए ब्यूटीफुल दिखना ज़रूरी है, या फिर उसके लिए फ्रेगरेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग एक तरीके से ऐसे समझिए कि ये चीज़ें हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए प्लांट ने फ्लावर को इतना ब्यूटीफुल बनाया है। ओके, तो हेंस फ्लावर इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आगे इसमें देखो, इसको बॉक्स में पैक कर लेना। प्लांट्स हैविंग फ्लावर, plants having flower called flowering plants, flowering plants। जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं उनको आप फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। सब प्लांट्स में, दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब में फ्लावर नहीं आते। ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर आते हैं, तो जिनमें आते हैं उनको आप फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, और उन्हीं को ही टेक्निकली कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स, ANGIOSPERMS, एंजियोस्पर्म्स। ओके, कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। आगे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के, रिप्रोडक्शन, ये और लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, production of individuals which are similar, mind the word similar लिखा है यहाँ, identical नहीं, which are similar to parents, पेरेंट्स के जैसे दिखने वाले या उनसे मिलते जुलते जो इंडिविजुअल्स हैं, जब उनका प्रोडक्शन होता है, फिनोमेना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर टू पेरेंट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। और इसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे, reproduction is required for the continuity, reproduction is required for the continuity of species, for the continuity of species। लिखिए भाई, इसको कंप्लीट करिए।
हाँ जी, क्लास कंप्लीटेड। तो आप लोगों को फ्लावर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि जो फ्लावर है इट इज़ बेसिकली द साइट। हाँ जी, ओके। तो प्लांट बॉडी में हमने फ्लावर का रोल देख लिया कि फ्लावर जो होता है इसका क्या रोल है, और दिस इज़ बेसिकली द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन क्या है उसका सिग्निफिकेंस, ये सब आपको बता दिया। अब इसी चैप्टर के अंदर, क्योंकि नाम ही है द फ्लावर, तो इस चैप्टर के अंदर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसा दिखाई देता है ना। और उसके जो पार्ट्स हैं वेरियस, उनके क्या क्या रोल्स हैं। तो ये जो ओवरव्यू है या एक ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है, संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए भाई, फ्लावर आप लोग देखते हैं आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इतनी फ्रेग्रेंस देता है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं फ्लावर के अंदर। सपोज अगर पेटल्स हैं, सपोज रोज़ है, तो रोज़ का जो फ्लावर है उसमें जो रेड कलर की पेटल्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रही है, या जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नीचे जो फूला हुआ सा पार्ट रहता है, सोलन पार्ट, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यही चीज़ें वाई एंड हाउ, यही तो साइंस होती है, फर्स्ट डे आपको बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही जानना है कि उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। तो अब आप लोग अगली बड़ी हेडिंग बनाइए। अच्छा, फ्लावर आपने चैप्टर लिखा, उसमें ये सारी बातें लिखी। अब अगली सब हेडिंग बनाओ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगली सब हेडिंग बनाइए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में वही जो अभी आप लोगों को बताया, वेरियस पार्ट्स आपको, आप लोग देखते हैं फ्लावर के अंदर, ऐसा है या नहीं? तो एक बेसिक डायग्राम बना लो, बनाइए भाई डायग्राम फ्लावर का। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही ही डायग्राम बनाना है, आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आई नो, तो कुछ और डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब बना लेना डायग्राम, पहले एक बार आप लोग समझ लीजिए क्या है इसमें। देखो तो ये नॉर्मल जो फ्लावर है, भाई फ्लावर तो नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है, ठीक है, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बता रही हूँ कि कोई भी फ्लावर है उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी फ्लावर हो पूरे वर्ल्ड का, पूरे प्लांट्स जितने भी प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उनका, तो नॉर्मल यही सब पार्ट्स उसमें मिलेंगे। तो उसका ये एक डायग्राम, एक सैम्पल आपको ये दिखाया है, ठीक। तो इसको आप ऐसे समझिए, सबसे पहले फ्लावर इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही आने चाहिए। तो ये जो पार्ट दिखाया है, ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, इनको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेम शेप दिखाना इस वाले स्ट्रक्चर की, इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है, कई बच्चे इस तरीके से दिखाते हैं तो ये गलत है, ठीक है। ऐसे थोड़ा आप लोग इसी फॉर्म में दिखाएं, बेटर होगा। तो इन्हें आप बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इन्हीं को ही कहा जाता है स्टेमन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फाइन। उसके बाद ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल, या फिर कार्पल, CARPEL, कार्पल, इसे कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद नेक्स्ट ये जो पार्ट होता है पूरा, इसे कहते हैं पेटल्स, पेटल्स, ठीक है, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं इनको कहेंगे सेपल, ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लावर, फाइन। ये जो स्वलन पार्ट है आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस पर सारे के सारे ऑर्गन्स टिके हुए हैं, इसे हम बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस को ही कहा जाता है रिसेप्टिकल, स्पेलिंग इज THALAMUS, थैलेमस, रिसेप्टिकल RECEPTACLE, रिसेप्टिकल, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो बेस ऑफ फ्लावर, बेस ऑफ फ्लावर on which other parts are situated, ठीक है, सारे पार्ट्स इसी पे सिचुएटेड है, आप लोग देख ही रहे हैं, पेटल्स भी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी, सेपल्स भी, तो इसीलिए इसमें लिखेंगे ये है पेडिसेल, यहाँ से आप फ्लावर को पकड़ते हैं तो दैट इज पेडिसेल, इसी को आप फ्लावर स्टॉक भी बोल देते हैं, ठीक है क्लास। तो ये एक जनरल डायग्राम बनवाया गया है आप लोगों को फ्लावर और उसके पार्ट्स का, हेडिंग बनवाई थी ना पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो उसमें ये एक जनरल डायग्राम है, तो डायग्राम का नाम जरूर लिख लेना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर या LS ऑफ फ्लावर, ठीक है। LS मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब कि ये सपोज कोई फ्लावर है, इसको इस तरीके से हमने सेक्शनिंग करी, कटिंग करी, कटिंग करने के बाद जो भी हमें पार्ट्स दिखाई दिए वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर। तो ये सारे के सारे पार्ट्स का डिस्कशन अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे स्टेमन और पिस्टिल जो हैं ये दोनों हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, ये हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्योंकि यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेटल्स एंड सेपल्स ये हो गए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, बस खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक। तो इसलिए ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इन सब की डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड अकाउंट हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे कि ये और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है क्लास। तो